क्लाइमेट डिप्लोमेसी और इंडिया की क्लाइमेट लीडरशिप ये एक ऐसी थीम है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इवॉल्विंग और इमर्जिंग थीम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेंस में यूपीएससी कोई बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मेंस में यूपीएससी एक ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जो हमने 2025 और 2024 में भी देखा, जहां पे एक क्वेश्चन के मल्टीपल डिसिप्लिन्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन का थीम एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, लेकिन उसमें आईआर का पर्सपेक्टिव भी डलेगा। सिमिलरली आईआर के क्वेश्चन में एनवायरमेंट का पर्सपेक्टिव भी डल सकता है। नाउ क्लाइमेट डिप्लोमेसी और इंडिया इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में आज का जो मेंस डे में क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़ो। Climate diplomacy has shifted from multilateral cooperation to geopolitical contestation. Alright, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। Critically examine India की approach to international climate negotiations, जहां पे इंडिया डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स को भी बैलेंस करना चाह रहा है और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, सीबीडीआर प्रिंसिपल की बात आती है, जो कि इमर्ज हो रहा है इंडिया के इस बैलेंसिंग अप्रोच के साथ, बिकॉज इंडिया ग्लोबल साउथ लीडरशिप भी क्लेम कर रहा है। Suggest how India should recalibrate its climate diplomacy. Understand one thing, इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है? So first of all you have to understand the demand of the question. और मैं एक बहुत मजेदार फ्रेमवर्क आपके साथ डिस्कस करूंगा। Just stay with me for another 5-7 minutes. And वो फ्रेमवर्क आपको काम आएगा not only in terms of climate diplomacy but also in terms of AI, in terms of nuclear cooperation, etc. Now जो डिमांड है क्वेश्चन की वो क्या है कि देखो, हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी को सिंस 1992 हम जब से UNFCCC के फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जब से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सिलसिला शुरू हुआ है, सो वी टॉक अबाउट ग्लोबल कॉमन। सो क्लाइमेट चेंज इज लाइक ग्लोबल कॉमन, सो वी टॉक अबाउट मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। बट नाउ दिस होल process and concept of climate diplomacy is becoming a issue of contestation between the north and the south. यानी कि नॉर्थ मींस हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, द साउथ मींस द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब हमने इंडिया के अप्रोच को एग्जामिन करते हुए इंडिया के बैलेंसिंग अप्रोच को भी जस्टिफाई करना है और यह बताना है कि इंडिया को क्या अपनी अप्रोच में कोई रिकैलिब्रेशन लेके आनी है कि नहीं आनी है। सो हाउ डू आई रीड दिस क्वेश्चन? कॉन्टेस्टेबल प्रेमाइस यानी कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी एज ए जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, दिस हैज टू बी इंटरोगेटेड। देन 3 एम्बेडेड डिमांड्स, डेवलपमेंट पोजीशन, इक्विटी क्लेम और लीडरशिप रोल। ये सेकंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन में ये 3 पर्टिकुलर फेसेट्स हैं जो कि एड्रेस हो रहे हैं। एंड देन थर्ड पार्ट इज रिकैलिब्रेटेड फोर्सेस, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस। कंक्लूजन में आपने ये जस्टिफाई करना है कि क्या इंडिया को रिकैलिब्रेट करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देना कि यस इंडिया शुड रिकैलिब्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इंट्रोडक्शन में सेट द स्टेज, कॉन्टेक्चुअलाइज करो कॉन्टेस्टेशन को। क्लाइमेट नेगोशिएशंस इंक्रीजिंगली क्या कर रहे हैं? दे रिफ्लेक्टिंग द नॉर्थ साउथ फॉल्ट लाइंस। डेवलप्ड नेशंस दे आर पुशिंग बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स व्हाइल दे आर रेजिस्टिंग द फाइनेंस कमिटमेंट्स। देखो, डेवलप्ड नेशंस कह रहे हैं कि हां हम मानते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, एक्सेप्ट अमेरिका। एवरीबॉडी सेइंग दैट ओके दिस इज अ रियलिटी, दैट द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। यूरोप में अनयूजुअली इतने हाई टेंपरेचर्स हो रहे हैं। आज टुडे व्हेन आई वाज कमिंग टू द ऑफिस आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़ कि पेरिस में बहुत ज्यादा गर्मी है, 40 डिग्री से ज्यादा टेंपरेचर ब्रीच कर चुका है। तो ये सब चीजें हो रही है, यानी कि रियलिटी है। दिस इज नॉट समथिंग जो कि आप कह सकते हो इट इज ओनली साइंस। I mean, whatever is happening is of course science, but it is also not fiction. It is not myth with the climate change which we are facing. तो डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं कि हाँ भैया अकाउंटेबिलिटी देने की बात आती है तो अकाउंटेबिलिटी चाइना को दो, इंडिया को दो, डेवलपिंग देशों को दो, ब्रिक्स क्या कर रहा है, एससीओ क्या कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को वो तैयार नहीं है। डेवलपिंग नेशंस कहते हैं कि भैया अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। यानी कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसको हम कभी एथिक्स में भी डिस्कस करेंगे, बट इस बात को समझो कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी थोपने को तैयार है। व्हाट आर द फैक्ट्स? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है, बट सर इंडिया की आबादी भी बहुत है। देन 2.4 ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा के 2.4 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा इमिशन किया जा रहा है, व्हिच इज 1/6 ऑफ व्हाट अमेरिका डज। और लगभग 80 करोड़ पीपल इन इंडिया दे आर लिविंग इन व्हाट वी कॉल्ड एज एनर्जी पॉवर्टी। एनर्जी पॉवर्टी की बात आ रही है, तो देखो यहां पे ये इंटरसेक्शन में ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें हैं, नोट कर लेना। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट डिप्लोमेसी से रिलेटेड आपको फैक्ट्स और फिगर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये तीनों आंकड़े नोट कर लो। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है, 2.4 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा इंडिया मिट कर रहा है, व्हिच इज 1/6 ऑफ अमेरिका, और 80 करोड़ और यू कैन से 800 मिलियन पीपल आर लिविंग इन एनर्जी पॉवर्टी।
हमारी करंट अप्रोच क्या है? 3 पिलर्स पे हमारी अप्रोच टिकी हुई है। पहला, इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर कैपिटा एमिशंस हम मानते हैं, हम ये अग्री करते हैं दैट ओके देयर इज अ रियलिटी दैट ओके क्लाइमेट चेंज, हम ये नहीं कह रहे कि क्लाइमेट चेंज से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्डिकेट करें, वी नॉट सेइंग दैट, वी आर अग्रीइंग टू इट, बट वी आल्सो अग्री टू द प्रिंसिपल दैट लुक वी हैव टू डेवलप मोर ना, देयर इज सम अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट पैरामीटर्स जो भी हमने अचीव करने हैं, and therefore in order to achieve that we are not against the principle of net zero. We have said that towards 2070 Modi ji said that Glasgow की meeting पे that okay COP26 में that okay fine we'll be committing towards net zero, but not in 2050, not in 2040, because we have to develop, we have to attain that framework of development which the developed world has done. But even then we are contributing towards the ISA, we are contributing by the INDCs, we are contributing by our renewable energy targets, and India का यही stand है कि जो historical emitters हैं they have to take the lead. We are invoking the principle of CBDR from a long time, right from the days of the Kyoto Protocol. And the developing nations, they have every right to grow, and they have to grow. Therefore, we talk about following the path of sustainable development, but also we acknowledge the path that while we are growing, well, there will also be a situation whereby our carbon dioxide footprint will also increase. The greenhouse gases footprint will increase. Developmental non-negotiability. देखो, नॉन नेगोशिएबल बात है कि डेवलपमेंट तो हमने अचीव करनी है, तो हमने वो जो बाइंडिंग नेट जीरो टाइमलाइंस थी COP26 में जो प्रेशराइज करी जा रही थी, जिसके कारण जॉन केरी भी इंडिया आए थे जो कि जो बाइडेन के सेक्रेटरी फॉर क्लाइमेट चेंज थे, तो वो हमने कहा कि भैया हम एकदम से जबरदस्ती में तो 2050 में नेट जीरो नहीं कमिट करेंगे, वी वुड डू दैट बाय 2070, जिसके लिए हमको राउंड अबाउट 7 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है एज ऑन टुडे, दैट वैल्यू विल इंक्रीज एज वी मूव अहेड इन टाइम. Then we are committed to 500 gigawatts. मोदी जी ने कहा था that पहले बातें मेगावाट्स में होती थी. Now towards 2030 we have committed our nationally determined contributions 500 gigawatt renewable energy by 2030. And then as far as the phasing down and the phasing out approach is concerned, we cannot immediately say that we will stop importing coal or we will stop producing electricity from coal from today. No, we will phase down coal. We cannot completely phase out coal. We cannot completely eliminate our dependency upon coal as a fuel for generating electricity, but we will phase it out. We will phase down gradually. We cannot phase it out एकदम से. And then जब ग्लोबल साउथ लीडरशिप की बात आती है, तो एक तो ISA की बात आती है जो हमने बहुत जोरों शोरों से अनाउंस किया था COP21 में जो पेरिस समिट हुआ था. देन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की बात आती है. एंड देन मिशन लाइफ, वी टॉकिंग लॉट अबाउट द लाइफ अप्रोच since the days of India getting that G20 presidency. Mission Life, which is bridging between ambition and equity, that we are unapologetically ambitious about our growth, but at the same time we are also committed to the principle of the CBDR, and also committed to the fact that okay, tomorrow if we increase our footprint also, as far as increasing our footprint of development and carbon dioxide is concerned, even then we will be committed to the fact that we would not want a situation whereby we are abdicating the responsibility of lending out money or financing money to the third world countries, to the least developing countries. Now what is the way forward? Gaps क्या है? Continuous coal expansion while championing the renewables globally. हमारा ये हो रहा है, ये गैप की बात है कि हम इस एक्सक्यूज के पीछे ज्यादा टाइम तक नहीं छिप सकते हैं. We wouldn't want that in the next 10 years there should be any kind of import of coal being happening. That is what our ambition should be. Accepted the COP28 fossil fuel transition language without domestic policy alignment. That is a critical gap. Equity rhetoric की हम बात करते हैं, ये अक्सर ये जो CBDR के प्रिंसिपल को हम बोलते हैं, ये अक्सर बहुत रिएक्टिव और डिफेंसिव साउंड करता है, बट दिस इज नॉट अ वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच. I mean, till when will countries like China and India hide behind the fact that the time will also come whereby they have to move beyond this rhetoric of CBDR? ये क्रिटिकल गैप्स की मैं बात कर रहा हूं. I'm not defending the stance of the West. I'm not defending the stance of the global North. Climate finance advocacy is lacking unified developing world coalition strategy. जहां तक फाइनेंस की बात आती है, फंडिंग की बात आती है, अब कितने सारे फंड्स और कितने सारे फाइनेंसिंग मैकेनिज्म बनाने की बातें हो रही हैं, बट ऑन ग्राउंड there is very limited money which is coming in the pockets of the least developing countries. What is the way forward? Lock in the L&D fund, the loss and damage fund, before geopolitical reversal. Use forums like G20, BRICS, SCO, and even Quad to develop these positions and also to develop opinion on climate finance. Now shift, because let me also tell you one thing. मैंने Quad का जिक्र क्यों किया? Because climate finance की बातें would be totally irrelevant जब तक अमेरिका बीच में ना बैठा हो.
And we can say it very safely that probably by 2000 till 2030 till 2029, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है वहां पे, तब तक देयर इज अ वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका लेंडिंग आउट एनी मनी or lending out any finances for the transition to happen for the second and the third world countries. Then shift from defensive equity to proactive green tech diplomacy. You have to export the solar capacity, aligning the domestic phasing down abilities of coal with international timelines. So conclusion में हमारी जो climate diplomacy है, that has to evolve from being reactive defensiveness to strategic leadership. So therefore we have to champion the fact of equity not just as a mechanism, not just as a shield, not just as a mukhota for development. We cannot be under the garb of development. We cannot be hiding behind under the garb of development. But understand one thing, we also have to take the lead if the Western world is not able to for this justified global transition. Now, when I say just global transition, what comes in my mind? The small island countries of the South Pacific Ocean, Vanuatu, Palau, Cook Islands, who have been championing, who have been voicing out their concerns that look, the sea level is rising. We all people, all these small island countries, they will be drowned. They will be submerged if things don't take place proactively. So from shield, from this mukhota of development, go towards a framework which is justifying equity and the principle of CBDR as a global public good argument. From domestic coherence, so the domestic coherence is equal to international and institutional credibility. And the green tech export, which we're talking about, we can borrow a leaf from the carbon border adjustment mechanism, जो कि यूरोपियन यूनियन ने शुरू करा है, the CBAM principle. We will also benefit from that because यूरोपियन यूनियन के साथ A, we've had an FTA. B, because of the CBAM, we'll also be able to sort of export less carbon intensive products to European Union, which will at the end of the day help us to diversify our low carbon intensive exports to the rest of the world as well. All right, so green tech export is becoming a new foreign policy instrument. Now यहाँ पे एक स्टेक फ्रेमवर्क के संबंध में आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, स्टेक फ्रेमवर्क फॉर IR प्लस द इशू बेस्ड क्वेश्चंस. तो जब भी कभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही हो और उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट में, चाहे ग्लोबल इशू हो, ग्लोबल इशू में क्लाइमेट हो, ट्रेड हो, न्यूक्लियर इशू हो, AI गवर्नेंस हो, हेल्थ डिप्लोमेसी हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी हो, मल्टीलेटरल फोरम हो, तो ये स्टेक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. S यानी कि सेट द स्टेज. T यानी कि ट्रैक इंडियाज पोजीशन. अब यहां पे 3 लेयर्स आती हैं, हिस्ट्री, एक्शन एंड गैप. क्या क्या हम कर रहे हैं, हिस्टोरिकली हमारा पोजीशन क्या था और कहां पे क्रिटिकल गैप्स आ रहे हैं. A यानी कि एनालाइज द टेंशंस कंसर्न. K यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन से हैं. E इवॉल्विंग वे फॉरवर्ड. नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर इशू की बात करें एज फार एज द क्लाइमेट गवर्नेंस इज कंसर्न, तो यहां पे सेट द स्टेज. व्हाट इज द ग्लोबल स्टेट ऑफ द इशू. इज देयर अ डोमिनेंट नैरेटिव टू इंटरोगेट और क्वालिफाई. कहां पे फॉल्ट लाइन है, द नॉर्थ साउथ डिवाइड, द ग्रेट पावर राइवलरी, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है. ठीक है. देन T यानी कि ट्रैकिंग इंडियाज पोजीशन. यहां पे इंडिया ने आर्ग्यू क्या करा है, लीगल और फिलोसॉफिकल स्टैंस की बात करें. एक्चुअल पॉलिसी क्या है, इंडिया ने एक्चुअल में करा क्या है. क्या इंडिया ने उस संबंध में, उस इशू में, चाहे वो AI से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, क्या उस संबंध में इंडिया ने कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन निकाला है, या फॉर एग्जाम्पल कोई फोरम्स ज्वाइन करे हैं, या कोई नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करी है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में करा है. देन एनालाइजिंग द टेंशंस, डेवलपमेंट इम्पेरेटिव वर्सेस ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी, सॉवरेनिटी वर्सेस मल्टीलेटरल ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म कॉस्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन्स, बायलैटरल इंटरेस्ट वर्सेस कोलिशन लीडरशिप. एंड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स में हम वो इंपॉर्टेंट फोरम्स की बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ISA है, क्वाड है, G20 है, SCO है, ग्लोबल साउथ पार्टनर्स जो कि इंडिया की लीडरशिप को लुक अप टू कर रहे हैं. इंडिया वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है. सो व्हाट इज इट व्हिच आर ग्लोबल साउथ पार्टनर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस. ऑलराइट. एंड देन E इवॉल्व अ वे फॉरवर्ड. व्हाट नॉट टू राइट, इंडिया शुड प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल, अ बैलेंस्ड अप्रोच इज नीडेड. ये क्लीशे स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है. व्हाट टू राइट, 3 से 4 स्पेसिफिक आप वहां पे पॉइंट्स लिखें, कोई पॉलिसी मूव्स लिखें, वहां पे इंटरनेशनल पोजीशन को कनेक्ट करें डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ, डोमेस्टिक पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ. इंडिया के इंटरेस्ट को भी आपने फ्रेम करना है एज अ कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल गुड, बिकॉज लेट अस नॉट फॉरगेट क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल कॉमन वाली बात आती है, ग्लोबल बर्डन्स वाली बात आती है. तो इस करके हमारा जो भी इंटरेस्ट है, हमारा जो भी हम अपने डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें, FRA है या हम EPA एक्ट की बात करें, इन सभी चीजों को हमने बात करनी है. और या हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है फॉर क्लाइमेट चेंज, इन सभी चीजों का मद्देनजर रखते हैं हमने वो मेंशन करना है, पासिंग में मेंशन करना है. ऑफ कोर्स इट इज अ 250 वर्ड आंसर, यू डोंट हैव द टाइम टू राइट एन एसे ऑन इट, बट आपने ये चीजें लिखनी है. ऑलराइट. एंड एज फार एज इवॉल्विंग E इज कंसर्न, कंक्लूजन इज कंसर्न, तो वहां पे आपने ये मैकेनिज्म्स भी देने हैं जो कि ग्लोबली
ग्लोबली जिनके बारे में बात करी जा रही है, जैसे कि लॉस एंड डैमेज फंड की बात हो रही है, राइट? देन यूटिलाइजिंग G20 प्लस SCO टू डेवलप कंसेंसस and also to develop consensus on getting more than $100 billion का climate finance. Now it has been acknowledged that billions of dollars से बात नहीं बनने वाली है. Now we need trillions and trillions of dollars to get that climate financing for the least developing countries. तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपने मेंशन करनी है. बाकी दोस्तों अगर हम बात करें अपने GS के मेंस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, तो आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारा GS का मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स GS 1 2 3 4 कवर्ड है. ऐसे का भी क्रैश कोर्स चल रहा है. हमारा जो टोल फ्री नंबर है, उस पर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. अभी डिस्काउंट भी चल रहे हैं. 180008903043 हमारा नंबर है. प्लीज कॉल करें और इंफॉर्मेशन लीजिए हमारे कोर्सेज के बारे. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.